Great. So, how to select base paper for project and research? रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए बेस पेपर कैसे चुने? इंग्लिश में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी आपके लिए अपलोड किया हुआ है। आज मैं ये वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे साथी हिंदी भाषी हैं और उनको ये वीडियो चाहिए कि बेस पेपर का सिलेक्शन कैसे हो और बेस्ट बेस पेपर कैसे चुने। ये वीडियो स्पेशली उन सबके लिए है। नेक्स्ट इज this base paper is useful for the projects, for the research and for the thesis work. Okay, so these thesis project and research work, they require base paper. तो बेस पेपर मैं सबसे पहले बता दूं आपको कि प्रोजेक्ट रिसर्च होता क्या है, इसमें क्या करते क्या है। तो इसका पहला जो वर्क है वो रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स है उनको उनमें हम कुछ चेंजेस करते हैं या जो चैलेंजेस हैं लाइफ में या सोसाइटी में उनको हम डिफाइन करते हैं, उनको हम फॉर्मुलेट करते हैं मैथमेटिकली, उनको हम एक्चुअली टेक्निकल प्लेटफॉर्म पर लेके आते हैं। ये मेन वर्क है। दूसरा है उसके सॉल्यूशन का हाइपोथेसिस फाइंड आउट करना कि इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, and that this is second work. And third is to give a suggested solution, data उसको evaluate करने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, वो सारे पैरामीटर्स डिसाइड करना। ये बेसिक काम होते हैं जो कि प्रोजेक्ट में, थीसिस में, रिसर्च में किए जाते हैं। ओके, दिस वाज जस्ट व्हाट इज प्रोजेक्ट। ये तो आपको शायद ऑलरेडी पता होगा क्योंकि आप बेस पेपर का वीडियो देखने आए हैं। इसका मतलब है कि आप कोई ना कोई प्रोजेक्ट या रिसर्च वर्क करने वाले हैं। ओके, सो उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप उसकी कुछ सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे, कुछ प्रोसीजर फाइंड आउट करोगे। ओके, सो जो कि किसी को पता नहीं है, अभी पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता, तो उसको फाइंड आउट करना, ऐसी अननोन चीज को फाइंड आउट करना ओरिजिनल रिसर्च कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि रिसर्च जो होता है या प्रोजेक्ट जो होता है कितने टाइप का होता है। तो जो फर्स्ट टाइप का जो रिसर्च है दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल और प्योर रिसर्च। प्योर रिसर्च कैसा होता है कि जिसमें आप कुछ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस में काम करते हैं, जो साइंटिफिक थ्योरीज हैं उनको रीडिफाइन करने का काम करते हैं, जो मैथमेटिक्स है उसके उसमें कुछ रिसर्च करते हैं, कुछ नया मैथमेटिक्स लेके आते हैं, कुछ नई थ्योरी लेके आते हैं, कुछ नई प्रोसीजर लेके आते हैं। ये सारा प्योर रिसर्च होता है। दूसरा होता है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च का मतलब है कि हम जो थ्योरी जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, स्टेब्लिश्ड हैं, उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ एप्लीकेशन फाइंड आउट करते हैं, कुछ नया एप्लीकेशन फाइंड आउट करते हैं, या एप्लीकेशन ऑलरेडी है तो हम उस एप्लीकेशन को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। थर्ड जो रिसर्च होता है वो होता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। रिसर्च के दो टाइप से डिवाइड। क्वालिटेटिव रिसर्च ऐसा होता है जो कि मोस्टली उसके क्वालिटीज के बारे में डिस्कशन करता है, किसी भी प्रोजेक्ट का या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क का या किसी रिसर्च वर्क की क्वालिटीज मीन्स ये ज़्यादातर आपको डिस्क्रिप्टिव वे में मिलेगा। बट क्वांटिटेटिव रिसर्च ऐसा होता है जहाँ में मैथमेटिकल और डेटा के फॉर्म में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। दोनों अलग अलग हैं। क्वालिटेटिव में आपको किसी क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव वे में रिजल्ट मिलेंगे, क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपको डेटा के फॉर्म में रिजल्ट्स मिलेंगे। ये बेसिक डिफरेंस है। ओके, अब हम देखते हैं आगे। आगे क्या है, कंसेप्चुअल एंड एम्पिरिकल रिसर्च होती है। कंसेप्चुअल में कंसेप्ट की बात करते हैं, एम्पिरिकल में कुछ बेसिक डेटा की बात करते हैं। ये रिसर्च की टाइप्स हो गए। अब हम देखते हैं रिसर्च का प्रोसेस कैसे होता है, किस तरीके से रिसर्च स्टार्ट होता है, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, किस तरीके से ये धीरे धीरे मूव करता है और कैसे ये बन के तैयार होता है। तो सबसे पहला जो स्टेप है इसमें वो है डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले आपको रिसर्च का प्रॉब्लम डिफाइन करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन हो जाए ये बहुत ज़्यादा टाइम ले जाता है। कई लोग तो इसमें सालों साल लगा देते हैं, अपने सुपरवाइजर से बात करते रहते हैं, खुद सर्च करते रहते हैं। इंटरनेट पे तो इन्फानाइट डेटा है ना, आप इन्फानाइट डेटा में इधर उधर गोते लगाते रहोगे, फिर कहीं डूब जाओगे, फिर निकल के आओगे, फिर तो दूसरी जगह डूब जाओगे।
फिर निकल के आओगे, ऐसा इन्फानाइट जो नॉलेज का भंडार है उसमें चलते रहोगे। तो यहाँ पे आपको कम से कम टाइम लगाना है। कैसे कम टाइम लगेगा? अपने गाइड को बोलिए, अपने सुपरवाइजर को बोलिए कि सर मुझे ये काम है, इसको लिख दीजिए, कहीं पे बोर्ड पे टांग दीजिए कि मुझे यही करना है। फोकस करिए उस पर और उसी से रिलेटेड डेटा सर्च कीजिए। डेटा सर्च करने के बाद फिर डेटा में भी अगर आपको सब पॉइंट्स दिख रहे हैं तो उस पर फोकस कर लीजिए, उसमें भी फोकस कर लीजिए, फिर सिर्फ उसी पर रिसर्च कीजिए, उसी पर ही वर्क करिए। बहुत बड़ा टॉपिक लेने की जरूरत नहीं है। बड़ा टॉपिक लोगे तो आप फिर से अथाह अनंत सागर में फिर से डूब जाओगे और डूबते 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 आपका थीसिस का काम नहीं होगा। आप सर्च ही करते रहोगे कि प्रॉब्लम क्या है। डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम में ही आपकी पूरी रिसर्च हो जाएगी। नहीं करना है, ज़्यादा टाइम न मत लगाइए। आगे चलते हैं। अगर आपने डिसाइड कर लिया, आपने सुपरवाइजर के साथ मिलके पूरी कमेटी जो आपकी रिसर्च कमेटी है वहाँ पे प्रेजेंट कर दिया कि मैंने ये टॉपिक डिसाइड कर लिया है, तो उसके बाद आपको मेन काम, अपना दूसरा काम स्टार्ट करना है, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। रिव्यू ऑफ द लिटरेचर जब स्टार्ट हो जाता है तो रिव्यू लिटरेचर में क्या होता है कि अब आप पढ़ना शुरू कर देते हैं एग्जैक्टली डिफाइंड टॉपिक। जो आपने टॉपिक डिफाइन कर लिया है उस टॉपिक को पढ़ना अब आप स्टार्ट कर देते हो और अब आप पढ़ते रहिए, उसके बारे में नॉलेज गेन करते रहिए। ये काम थ्रू आउट द प्रोजेक्ट चलता रहेगा। ये कभी ऐसा नहीं कि आपका आपने स्टार्टिंग में कर लिया फिर उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको करना है सब कुछ, ठीक है। आगे आपको कंटिन्यू करते जाना है। ओके, सो आप कंटिन्यू करते जाइए और अपना प्रोजेक्ट भी कंटिन्यू करिए। रिव्यू में फंसे नहीं रहना है। ऐसा नहीं कि आप कहते रहें कि नहीं सर मैं अभी तो लिटरेचर रिव्यू कर रहा हूँ, कुछ पढ़ रहा हूँ, कुछ कंसेप्ट बना रहा हूँ। कंसेप्ट बनाते रहिए, आप हमेशा बनाते रहोगे। कंसेप्ट बनाने के लिए हमेशा नहीं रुकना है। जहाँ पर भी आपको लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, इस पे मैं एनालिसिस कर सकता हूँ, इस पेपर पे एनालिसिस कर सकता हूँ, या इस रिसर्च वर्क पे एनालिसिस कर सकता हूँ, इस पर्सन ने जो काम किया है वो काम मैं भी कर सकता हूँ, रिपीटेड काम। ये नहीं कि आपको नया करना, अभी आप रिपीटेड भी स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अपना एक फिक्स कीजिए, फॉर्मुलेट कीजिए कि मुझे ये करना है और फॉर्मुलेट करके या मैं इसमें ये चेंज कर सकता हूँ। पहले तो आप किसी का वर्क ले लीजिए और उसी वर्क को रिपीट करने की कोशिश कीजिए। जब आप रिपीट करोगे तो कुछ ना कुछ उसमें नया बन के आएगा, तो वो हाइपोथेसिस हो गया। जब हाइपोथेसिस आपके पास बन गया है तो आप उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए, उसको यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। वेरी नाइस। अब हम यहाँ तक पहुँच गए। फिर आप कुछ जो भी आपने डिसाइड किया है वर्क, उसमें कुछ सैंपल लगता है, किसी किसी वर्क में डेटा लगता है, तो आप डेटा कलेक्शन का काम कर दीजिए। ये भी कई बार हैम्पर हो जाता है, कई बीच में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो डेटा कलेक्शन नहीं हो पाता है ना। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कोविड की सिचुएशन में जिनको डेटा कलेक्शन करना था, वो कोविड की वजह से डेटा कलेक्शन नहीं हो पाया तो प्रॉब्लम हो गया। तो अगर डेटा कलेक्शन का काम है तो वो भी आपको फास्ट करना है, तुरंत स्टार्ट करना है और डेटा कलेक्ट करना है। और उसके बाद आपने जो कलेक्शन डेटा कर लिया है, सैंपल जो कलेक्ट कर लिया है, उसका एनालिसिस भी परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे कलेक्शन डिसाइड करना था कि कौन सा डेटा कलेक्ट करना है, यहाँ पे डाटा कलेक्शन करना था और इसके बाद जो डेटा कलेक्ट हुआ है उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस परफॉर्म करोगे आप, क्लासिफिकेशन लगना है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाना है, मशीन लर्निंग लगाना है, डीप लर्निंग लगाना है, कोई भी एनालिसिस लगाना है, एनोवा जो भी, वो एनालिसिस आप यहाँ पर लगा दीजिए। और जब आप एनालिसिस कर लोगे उसके रिजल्ट्स फाइंड आउट होंगे, उनका इंटरप्रिटेशन करना भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। उनको आपको प्रॉपर रिपोर्ट के फॉर्म में प्रेजेंट करना, रिसर्च पेपर के फॉर्म में प्रेजेंट करना, एक ही काम होता है। तब ये, लेकिन ये सारा काम कब शुरू हुआ? जब आपने यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू में कोई एक बेस पेपर सेलेक्ट किया। कोई ना कोई एक बेस पेपर आपको इस पे उठाना ही पड़ेगा। ओके, तो आप बेस पेपर जरूर सेलेक्ट कीजिए और बेस पेपर सेलेक्ट करने के बाद ही आपका मेन काम स्टार्ट होगा। इसलिए बेस पेपर एक इम्पोर्टेंट, बेस पेपर का सिलेक्शन करना एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टास्क हो जाता है। वेरी नाइस। हम लोगों ने बेस पेपर सेलेक्ट कर लिया, तो हम चलते हैं नेक्स्ट है फ्लो चार्ट ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च प्रॉब्लम, ये तो मैंने अभी पहले ही आपको बता चुका हूँ मैं कि ये फ्लो कैसे कैसे जाएगा। इसमें से यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया कि रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन करना और उसके बाद लिटरेचर रिव्यू करना, उसके बाद फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। तो ये जो काम है ये एक साथ आपको शुरू करना है। जैसे ही आप पहुंचोगे तुरंत आपको अपना रिसर्च पेपर एक डिसाइड कर लीजिए। रिसर्च पेपर, बेस पेपर, जैसे ही आपने बेस पेपर डिसाइड किया, बेस पेपर डिसाइड होने के बाद ही आपका
तुरंत कई चीज़ें डिफाइन हो जाती हैं कि आप तुरंत समझ, आपके लिए एक प्रॉब्लम भी डिफाइन हो जाएगा कि आपको क्या करना है, और उससे रिलेटेड जो उसके रेफरेंस पेपर हैं उनसे आप लिटरेचर रिव्यू भी कर सकते हो, और उसके बेसिस में अगर कुछ चेंज करना आपने डिसाइड कर पाया कि मैं ये चेंज इस बेस पेपर में कर सकता हूँ, तो आपका हाइपोथेसिस भी फॉर्मुलेट हो जाएगा। ग्रेट, ठीक है। तो ये काम करने के बाद ग्रेट, ओके सो ये काम होने के बाद फिर क्या आता है हमारा लिटरेचर रिव्यू, जो सेकंड वर्क है। लिटरेचर रिव्यू, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि आपके पास शुरू में एक बहुत बड़ा फनल होगा, इतना बड़ा इसका एरिया होगा, और इस एरिया को आप जितना कम कर सकते हो उतना ही आपके लिए जो एरिया है ना इसका, जितना छोटा होता जाएगा उतना आपके लिए अच्छा होता जाएगा, ठीक है। तो उतना ही आप अच्छा वर्क कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले एक फोल्डर बनाना है जो कि ऐसे पेपर्स का है कि जो आपसे दूर हैं, आपके पेपरों से, मतलब आपके मेन वर्क के बिल्कुल पास में नहीं है। और फिर आपको एक ऐसा फोल्डर बनाना है जो आपके मेन वर्क के बिल्कुल पास में है। तो आप देखोगे कि अ, अगर आप ये बड़े वाले फोल्डर में ज़्यादा इनपुट देते रहोगे तो इसमें तो बहुत बड़ा एक फोल्डर्स का कलेक्शन बन जाएगा, पेपर्स का कलेक्शन बन जाएगा। तो आपको जो पेपर जो आपका प्रोजेक्ट वर्क से पर्टिकुलरली रिलेटेड है उन्हीं को आप पढ़िए, उसी में ज़्यादा टाइम डिवोट कीजिए, वही आपको अच्छे रिजल्ट्स पब्लिश करने में, अच्छे पब्लिकेशंस में हेल्प करेगा। तो आपको सिलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, और पब्लिकेशंस अगर लाना है, आपको रिसर्च एक्चुअली लेवल का करना है, तब आपको रिसर्च पेपर रिलेटेड को ही पढ़ना है, उसी को रिव्यू करना है, तभी आप अच्छे रिसर्च पब्लिकेशंस भी कर सकते हैं। ग्रेट, लिटरेचर रिव्यू आपने कंप्लीट किया। अब इसके बाद उनमें से जो रिसर्च पेपर्स हैं, उनमें से जो आपके रिलेटेड रिसर्च पेपर्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा रिलेटेड थे, उनमें से ही, जैसे जो पेपर आपके पास बहुत ज़्यादा रिलेटेड थे, उनमें से ही आपको एक बेस पेपर सेलेक्ट करना है। बेस पेपर इज ए सैम्पल पेपर। So what is base paper? That has been already published. तो बेस पेपर होता क्या है, ये कहीं ना कहीं पब्लिश हुआ होगा उसी टॉपिक पे, और या फिर उसी टॉपिक से रिलेवेंट टॉपिक पे। कई बार उसी टॉपिक पे नहीं मिलेगा आपको, रिलेवेंट और रिलेटेड टॉपिक तो मिलेगा, बट सबसे ज्यादा क्लोज्ड होगा, सबसे ज्यादा आपका नियर बाई होगा, और इसको आप एज ए रेफरेंस मटेरियल मान सकते हैं नए अपने प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट करने के लिए। ग्रेट, ओके। तो ये बेस पेपर इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो सेंटेंसेस है, ये जो डेफिनेशन है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बार बार पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि इससे आपको डिसाइड करने में कि कौन सा पेपर बेस पेपर है बहुत हेल्प मिलेगी। ओके ग्रेट। सो बेस पेपर में क्या होना चाहिए, आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा बेस पेपर मेरे लिए अच्छा है? तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे कुछ क्वालिटीज दे दी, कुछ पैरामीटर्स दे दिए हैं, कुछ फ्रेमवर्क दे दिया है। इस फ्रेमवर्क को आप देख लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन सा पेपर सेलेक्ट करना है, कौन सा पेपर आपके लिए बेस्ट है। ग्रेट। सो मैं सबसे पहले बता दूं आपको कि जो पेपर है रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल कैसे होगा कि आप, जब आपका पब्लिशर रिलायबल होगा, पब्लिशर आपको देखना है कि पब्लिशर रिलायबल है कि नहीं है, जो जर्नल है वो प्रॉपरली इंडेक्स्ड है कि नहीं है, SCI स्कोपस है कि नहीं है। अगर नहीं है इंडेक्सिंग तो रिलायबल नहीं है, पहले मैंने बता दिया, ये बात आप ध्यान में रखिए। अगर आपका पब्लिकेशन रिलायबल नहीं है, पेपर का इंडेक्सिंग नहीं है, जो जर्नल में पब्लिश हुआ है या जिस बुक में पब्लिश हुआ है, जिस कॉन्फ्रेंस में पब्लिश हुआ है, उसको वो कॉन्फ्रेंस इंडेक्स्ड नहीं है, रिलायबल नहीं है, तो आपका पेपर रिलायबल नहीं है, मत यूज कीजिए। उसमें जो डिजाइन एंड मेथड यूज हुए हैं वो रिप्रोड्यूसेबल हैं कि नहीं है, अगर हैं तो आपका ये बेस पेपर बेस्ट है, अगर नहीं है तो नहीं होगा। भाई आपको उसी पे काम करना है, तो वो जो रिजल्ट है उसको आपसे होना चाहिए कि आप उसको कर पाओ। अगर आप नहीं कर पाओगे तो बेस पेपर कैसे बनाओगे? बेस पेपर आपको तभी बनाना है जब आपके द्वारा उसको रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, आप उस काम को दोबारा करके सेम रिजल्ट ला सकते हो, तो ये बेस पेपर बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर अगला चीज है रिसेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बहुत बाबा आदम के जमाने का कोई पेपर लेके आ गए
और बोल रहे हो कि नहीं सर मैं इसको बेस्ट पेपर बनाना चाहता हूँ, पॉसिबल नहीं है। रिसेंट होना चाहिए, लास्ट 4 ईयर में कहता हूँ, कई लोग 5 ईयर तक भी अलाउ करते हैं, पर मैं 4 ईयर 3 ईयर बस मैक्सिमम। आप 3 ईयर 4 ईयर से ज्यादा पुराना पेपर मत लीजिए, प्रॉब्लम होगी आपको। कभी कभी ले सकते हैं, किसी एक्सेप्शनल केस में लिया भी जा सकता है, बट इन जनरल ओल्ड पेपर्स को एज ए बेस पेपर नहीं यूज किया जाना चाहिए। ओके, लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ऑल कंसेप्ट शुड बी क्लियर, मीन्स इट शुड बी क्लियरली रिटन। ऐसा नहीं कि मिक्सर टाइप की भाषा लिखा है, कहीं से कुछ स्टोरी नहीं बन रही है। मतलब आपकी स्टोरी जो है पेपर में वो प्रॉपर होना चाहिए, उसमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, हाँ ना, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसमें लिखा क्या है, आप उसको लेके घूम रहे हो, बेस्ट पेपर है, बेस्ट पेपर है, बेस्ट पेपर। 3 बार पेपर को पढ़ने के बाद अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये बेस्ट पेपर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। आपको 3 बार पढ़ना है। पहली बार में आपको समझ में नहीं आएगा कई बार, क्योंकि आपका लेवल कम होता है। जब आप शुरू में रिसर्च में ज्वाइन करते हो, रिसर्च करना स्टार्ट करते हो, आपका खुद ही का लेवल नहीं होता है, आपको इंग्लिश ही समझ में नहीं आती है उसकी, तो आप कहोगे कि नहीं ये पेपर सही नहीं लिखा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप पेपर को 2-3 बार कम से कम पढ़िए, डिक्शनरी रख के देखिए, डिक्शनरी से आप मीनिंग समझिए, उसके वर्ड कीवर्ड्स हैं उनके बारे में थोड़ा सर्च कीजिए, आपको समझ में आने लगेगा और अंडरस्टैंड हो जाएगा। अगर आपको अंडरस्टैंड हो गया है इसका मतलब है कि पेपर अच्छा है, आप यूज कर सकते हैं इसको। इसीलिए मैंने इसको लास्ट पॉइंट रखा है, क्योंकि कुछ लोग इसको शुरू में ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो मैंने एक को फिर से डिटेल में समझाया है। रिलायबल मीन्स जो रिजल्ट्स हैं वो वैलिड होना चाहिए। ओके, एंड सेकंड थिंग, इट शुड बी design and methodology must be similar to the to be used in the project. Third thing, it should be recent. Recent means this should be published within last 3 years. देखिए यहाँ पे मैंने last 3 year लिखा है, वहाँ पे मैं 4 year का आपको बता दिया, पर 3 year बेस्ट है। 3 year तो बिल्कुल ही बेस्ट है, आप 3 year ही यूज कीजिए। और क्लियर होना चाहिए। क्लियर मीन्स all the analysis should be clear and understandable by you. Graphs and illustrations, comparisons, all the things should be clear to you. Great. So now you have understood that these are the qualities. So अब जो पहला जो पॉइंट मैंने दिया बोला था कि रिलायबल होना चाहिए, तो उसके लिए पब्लिशर रेपुटेड होना चाहिए। रेपुटेड पब्लिशर्स कौन कौन से होते हैं, मैं यहाँ पे आपको एक लिस्ट दे देता हूँ, आप इस लिस्ट से रिफर कर सकते हो। पहला है नेचर। नेचर का बहुत अच्छा इंडेक्सिंग है और बहुत ज़्यादा रिलायबल माना जाता है, तो आप नेचर को चेक कीजिए। अगर नेचर में आपके एरिया के पेपर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलते हैं तो ऐसा कोई परेशान होने की बात जरूरत नहीं है, आप एल्सवेयर सर्च कर सकते हो, आप स्प्रिंगर सर्च कर सकते हो, आप टेलर एंड फ्रांसिस सर्च कर सकते हो, आप विले सर्च कर सकते हो और आप IEEE सर्च कर सकते हो। इसके अलावा आप IT, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस और भी जैसे सेज पब्लिकेशन और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, इन 10, ये 10 का जो लिस्ट मैंने बनाया है, 10 में बस, 10 से बाहर मत जाइए। डू नॉट गो आउट, डू नॉट गो आउट। कोरोना चल रहा है, आपको 10 में लिमिट करना है अपना बेस पेपर सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, आपको बाहर नहीं जाना है, इससे आगे मत जाइए। आप जा सकते हो, कोई पब्लिकेशन अच्छा हो सकता है, एक्सेप्शनल केस में है, आप डिस्कस करके कीजिए। अगर आपको वैसा कुछ करना है तो आप डिस्कस कीजिए अपने सुपरवाइजर से, अपने पीयर्स से, कि इसमें या जो भी उसमें रिसर्च पहले किया है कि इसमें इसका यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ओके ग्रेट। तो अब ये होगी बात कि कैसा होना चाहिए रिसर्च पेपर, कैसा होना चाहिए बेस पेपर, किस टाइप से बेस पेपर सेलेक्ट करें। अगला क्वेश्चन है कि बेस पेपर सर्च कैसे करें और कहाँ पर सर्च करें। इस क्वेश्चन का आंसर, वैसे तो लोग क्या करते हैं, जाके google.com खोलते हैं और सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद जो भी आ जाता है पेपर उसको डाउनलोड कर लेते हैं। मैं बोलता हूँ नहीं, ऐसा मत कीजिए। आप रिसर्च रिलेटेड वेबसाइट पहले से खोलना है आपको। कौन सी वेबसाइट खोलना है, यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, गूगल स्कॉलर खोलना है।
आपको इस वेबसाइट पर जाना है, आप इसी वेबसाइट पर जाइए, आप सीधा डायरेक्ट google.com मत जाइए, scholar.google.com पर जाइए। यहाँ पर जाने से क्या फायदा है कि यहाँ पे आपको ये डेटाबेस है, पेपर्स का ही डेटाबेस है, या फिर आपके पास अगर स्कोपस का सब्सक्रिप्शन है, आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट, प्रीमियर इंस्टीट्यूट से आईआईटी, एनआईटी या किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तब वहाँ पे आपको scopus.com मिल जाएगा। तो ये scopus.com अगर अगर एक्सेसिबल है तो इसको तो फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, दूसरे प्रेफरेंस पे scholar.google.com आएगा। अगर नहीं एक्सेसिबल है तो आप google.com को ही रेफर कर सकते हो। ऐसे एकेडमिक्स माइक्रोसॉफ्ट का भी है, लेकिन हम गूगल को रेफर करेंगे, कोई भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपके पास स्कोपस का एक्सेस नहीं है, स्कोपस क्योंकि पेड है और कहीं कहीं पर रहता है, कहीं कहीं पर नहीं रहता है, लेकिन गूगल एकदम फ्री है, सभी के लिए अवेलेबल है, तो फ्री अवेलेबल है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप scholar.google.com पर जाइए, वहाँ पर आपको जो मिलेगा डेटा, उस डेटा को आप यूज कीजिए, ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। ग्रेट, ओके, सो ये आपने कर लिया, ये आपने कर लिया, तो आप इसके लिए कैसे वेबसाइट कैसे खुलेगी, इस तरीके का वेबसाइट खुलेगा। जब आप इसमें जाओगे scholar.google.com में तो इस तरीके का वेबसाइट आपको दिखेगा। यहाँ पे आप सर्च, जो भी आपको सर्च करना है वो यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे मुझे लिखना है FIR फिल्टर, तो मैं यहाँ पे FIR फिल्टर टाइप कर दूंगा। जब मैं FIR फिल्टर इसमें टाइप करूंगा तो ये सर्च करना स्टार्ट करेगा, और सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको रिजल्ट, अगर आपको उसके साथ में किसी पब्लिशर का नाम लिखना है तो वो भी लिख देते हैं। एल्सवेयर लिख दिया मैंने कि एल्सवेयर से रिलेटेड ही, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट बहुत बड़े आते हैं। गूगल को आप जानते ही हो कि गूगल बहुत ज़्यादा रिजल्ट देता है, तो यहाँ पर रिजल्ट आपके पास आ जाएंगे। रिजल्ट आने के बाद आप उनमें से सिलेक्ट कर सकते हो, किसी भी ईयर से सिलेक्ट कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। और यहाँ पे स्पेशल थिंग कई हैं, तो लेकिन अभी मेरा फोकस नहीं है, क्योंकि ये डबल इस पे अगर क्लिक करोगे तो आप उसके साइटेशन को कॉपी भी कर सकते हो अपने बेस पेपर के। अगर मान लो इसको पहले वाले को पेपर माना तो आप इस पे डबल क्लिक यहाँ पे करो, तो आप इसको साइट करने के लिए इसके डिटेल्स भी पता कर मिल जाएंगे आपको। ग्रेट, तो ये आपका हो गया गूगल स्कॉलर में सर्च। और सर्च करने के बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कब से कब तक के पेपर को देखना है। सिंस 2020 कर सकते हो, रिसेंट वाला, या फिर आप सिंस 2016 कर सकते हो, या उससे पुराना भी सिलेक्ट कर सकते हो। और अब जब आप उस पर क्लिक करोगे तो वहां से एक पेपर ओपन हो जाएगा इस तरीके का, और इसमें से पेपर सिलेक्ट करके आपके पास पेपर यहाँ पे दिखने लगेगा। एटलीस्ट आप एब्स्ट्रैक्ट तो उसका पढ़ ही सकते हो, डाउनलोड नहीं कर सकते तो आप एब्स्ट्रैक्ट गेट एक्सेस पे आप क्लिक करोगे, तो अगर आपके इंस्टीट्यूट में या जहाँ पर भी आप यूज कर सकते हो, अगर आपको एक्सेसिबल है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो, है ना। अगर आपको सेव करना है तो आप इस पर राइट क्लिक कीजिए और सिलेक्ट करके इसको सेव कर लीजिए। नहीं तो मैं एक और तरीका बता रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से आप कोई भी पेपर डाउनलोड कर सकते हो। उसको करने के लिए आप यहाँ पे जाइए, इसके URL पे जाइए, और URL पे आपको जाने के बाद ये वाला URL इसको कॉपी करना है, और कॉपी करके इसको इस URL को आप कॉपी कीजिए, राइट क्लिक सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और कॉपी कर लीजिए, तो वहां से आपको मिल जाएगा। देखिए ये वाला है, ये URL है। इस URL को लेके जाइए और आप इसी URL से आप कॉपी कर सकते हैं। इसको कॉपी करके और इसको हम लोग यूज करेंगे, इसको कॉपी करके आप रख लीजिए। अब हम लोग ऐसे यहाँ पे यूज करेंगे, आगे कहीं पे बता रहा हूँ मैं कहाँ पे यूज करना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपको लेके जाना है यहाँ पे google.com पे, फिर से जाइए। फिर से जाने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है। क्या टाइप करना है? वो है SCI हब, SCI हब, जो मैंने यहाँ पे टाइप करके आपको दिखा दिया, SCI हब। जब आप ये टाइप कर दोगे तो ये टाइप करने के बाद आपको ऐसे खुल के आएगा, इस कई ऑप्शन मिलेंगे। तो विकिपीडिया पे नहीं जाना है, विकिपीडिया पे मत जाइए, आप इस वाले SCI हब पे आप चले जाइए। जब आप इस पे चले जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये कौआ वाला,
ये जो कौवे वाला पेज है, ये कौवे का बहुत अच्छी क्वालिटी है कि आपका पेपर निकाल के ले आएगा। तो यहाँ पे सर, यहाँ पे भी आपको एक सर्च जैसा ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। तो जो भी आपने पहले जो कॉपी किया हुआ था लिंक, उसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। जब यहाँ पे आप पेस्ट कर दोगे और उसके बाद इस चाबी को खोल दीजिए, तो कौवे के पास चाबी होती है आपके पेपर को डाउनलोड करने की। जब इस चाबी पे क्लिक करोगे तो आपके पास पेपर डाउनलोड का लिए यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। आप क्लिक कर लीजिए, क्लिक क्लिक ओपन पे क्लिक कर दीजिए। देखिए खुश हुए आपको मिल जाएंगी मैडम। और ये मैडम आपके पेपर को लेके आई हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ा काम कर रही हैं। ये पूरे वर्ल्ड में इसके लिए लड़ाई लड़ रही हैं कि ये रिसर्च पेपर ओपन सोर्स होना चाहिए और सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए। तो यहाँ से आप ऊपर में जब जाओगे तो यहाँ पे डाउनलोड करने का भी ऑप्शन आपको मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ग्रेट। तो मैंने आपको ऐसे जब आप ऊपर जाओगे इस तरीके के ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत आसानी से समझ में आता है कि ये जो है, ये वाला डाउनलोड करने का ऑप्शन है। ग्रेट। तो अब आप अपने बेस पेपर को बार बार पढ़िए। मैंने तो वहां पे बोला था 3 बार, लेकिन यहाँ पे मैं अब कह रहा हूँ आपको 15 दिन तक पढ़ना है पेपर को। जब आपने पेपर सेलेक्ट ही कर लिया है तो आप उसको 15 दिन तक पढ़िए, कम से कम 15 बार पढ़िए। तो 15 बार पढ़ोगे तो क्या होगा, आपका पेपर पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि इसने बोला क्या है और क्या क्या डेटा दिया है। तो आपको बार बार पढ़ना है क्योंकि बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा रहेगा। बार उसको आप बार बार पढ़िए, तब आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आने लगेगा, कंसेप्ट समझ में आने लगेंगे। तो वो आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल कंसेप्ट होंगे। ठीक है, तो ये पेपर को कहीं कहीं आपको इतना पढ़ना है, इसको हाईलाइट वाईलाइट कर लीजिए जहां जहां आपको लगता है कि बहुत अच्छा डाटा है। आप कुछ लिख लीजिए ऊपर नीचे कि हाँ ये काम का है, ये चीज ऐसी है, ऐसी है। बढ़िया होता है कि आप उसको प्रिंट करके पढ़ें, अपनी स्क्रीन स्क्रीन पर ना पढ़ें। कंप्यूटर स्क्रीन पर ज़्यादा आंखें आंखें भी खराब होने लगी हैं लोगों की, इसलिए प्रिंट करके पढ़िए। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप लैपटॉप में ही पढ़िए, नो प्रॉब्लम, लेकिन प्रिंट करके पढ़ोगे तो और अच्छा रहेगा। आप अपने पेपर का अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, उसके पैरामीटर समझिए, उसने क्या क्या बातें बताई हैं उसको समझिए, और अपने बेस पेपर को अपने प्रोजेक्ट के जो जो हमारा प्रोजेक्ट का एम है, ऑब्जेक्टिव है, उसके साथ कंपेयर कीजिए। क्या मिल रहा है, क्या उसका मतलब है, वो सारी चीजें उसमें आ जाना चाहिए। ओके ग्रेट। ठीक है, तो हम सारे पैरामीटर्स ऑब्जर्व करेंगे, और पैरामीटर्स ऑब्जर्व करने के बाद फिर आप उस वहां पर जाने के बाद फिर आप ये भी देख जाइए कि हम अपने प्रोजेक्ट में क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। ओके, चलो ठीक है। तो यहाँ पहुंच गए, और मैं अब आपको ये चीज और बता दूं कि कंपैरिजन कैसे करना है किसी दूसरे के पेपर के साथ में। आप कंपैरिजन करने के लिए इस तरीके से एक टेबल बना लीजिए, और जैसे उसने पैरामीटर सारे बताए हुए थे तो वो सारे पैरामीटर देख लीजिए और कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, तो कंपैरिजन एक इम्पॉर्टेंट होता है। कंपैरिजन से आपके पेपर को पब्लिश होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, और लोग इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं। तो आप मेरा एक वीडियो बेस पेपर के सिलेक्शन पर था, तो मैं अभी उस पेपर को रिसर्च पेपर में कैसे कन्वर्ट करोगे और रिसर्च पेपर कैसे लिखोगे इस पर बात नहीं करने वाला हूँ। मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, थोड़ी सी बात करूंगा उसके बाद स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा पर्पज यहाँ पे रिसर्च पेपर पब्लिकेशन नहीं है। रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के लिए कभी अलग से मैं डिस्कस करूंगा, या कभी किसी वेबिनार में, सेमिनार में, या किसी वीडियो में आपको अलग से बताऊंगा। ओके, तो या आपको रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर देना है डिफरेंट कॉलम्स में, टेबल्स में, और ग्राफ्स के फॉर्म में कंपेरिजन कर देना है आपको बेस पेपर के साथ में। Yeah, if you cherish the fruits of your hard work, I wish the success keeps following you in everything you do, today and always. Congratulations, happy graduation, happy learning.
Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and see the comments and description of the video. If you are not comfortable in Hindi, you can go to the description and watch my English version of the same video. Thank you all.